Hey guys, welcome back in the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं REST APIs के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं MongoDB में विद हेल्प ऑफ Mongoose ODM। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम Mongoose स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम मॉडल बना सकते हैं और किस तरह से हम REST APIs को क्रिएट कर सकते हैं। जानेंगे किस तरह से हम पोस्ट, गेट, पुट और अपडेट APIs को बना सकते हैं with the help of Mongoose Express. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले हम एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसी में अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करेंगे। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ mongo-crud। ठीक है, तो अपनी डायरेक्टरी जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब सीडी कर लेते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो npm init कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पूछ रहा है पैकेज नेम, तो जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उनको मैं ट्रू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पैकेज और जेसन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि हम एक्सप्रेस के अंदर मोंगो क्रूड ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो हमें एक तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम मोंगूस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक दो और डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, तो अपनी एक्सप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। एक्सप्रेस 4.18.1 इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल mongoose। ठीक है, अब mongoose भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल कर लेते हैं एक और डिपेंडेंसी जिसका नाम है बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर एक मिडलवेयर होता है जो कि रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स करने में काम आता है। ठीक है, तो अपन ने ये तीनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दिया। अब अपन एक काम करते हैं कि एक server.js फाइल बना देता है। ठीक है, अब इस server.js फाइल के अंदर अपन कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और किस किस की ज़रूरत है, हमें बॉडी पार्सर की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी पार्सर को भी रिक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस ऐप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्रिएट एक्सप्रेस ऐप हियर। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल जो भी एक्सप्रेस है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऐप ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम अपनी जो सर्वर है उसे किस पोर्ट पे लिसन कराना है ये भी लिख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर है 3000 पोर्ट पे लिसन करें। ठीक है, तो कॉल बैक में डाल देते हैं कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, 3000 पोर्ट पे अपना सर्वर जो है वो चल रहा है। अब क्या करते हैं कि अपने एक राउट बना देते हैं सैम्पल टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, app.get स्लैश पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो एक कॉलबैक फंक्शन होता है। स्लैश पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी अपना जो है स्लैश पर हेलो वर्ल्ड को रिटर्न करेगा। अब जो भी बॉडी पार्सर हमने यूज़ किया है उसको भी यूज़ करके देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी पार्सर जो है वो एक मिडलवेयर है। ठीक है, तो जब भी हमने एप्लीकेशन के अंदर मिडलवेयर का यूज़ करना है एक्सप्रेस में, तो हमें ऐप डॉट यूज़ को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज़ क्या यूज़ करना चाहते हैं, अब हम दो तरीके से रिक्वेस्ट बॉडी को पास करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो जब यूज़र इनपुट जो है वो एप्लीकेशन जेसन के अंदर हो, ठीक है, बॉडी में, और एक जब यूज़र इनपुट जो है वो एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म यूआरएल एनकोडेड फॉर्म में हो। ठीक है, तो पहले अपन हैंडलिंग डालते हैं एप्लीकेशन जेसन को किस तरह से पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ये किसके लिए है, ये है
जब भी आपको रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डेटा जो है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन में हो तब लेना है, ठीक है। अब एक और तरीका होता है कि आप फॉर्म एक्स www डॉट हाइफन फॉर्म यूआरएल एनकोड, ठीक है। तो उस वाले केस में किस तरह से हम पार्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूज करना है बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोडेड, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शंस में हमने को देखना है एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगी कि अपने को जो भी डेटा अपन एप्लीकेशन स्लैश एक्स हाइफन www हाइफन फॉर्म हाइफन यूआरएल एनकोडेड डेटा को पास करने में काम आएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स हाइफन www डॉट हाइफन फॉर्म हाइफन यूआरएल एनकोडेड, ठीक है। तो हमारा बॉडी पार्सर जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हम क्या सेटअप करते हैं, अब हम मोंगूस को सेटअप करते हैं, ठीक है। मोंगूस जो है वो अपना ओडीएम है, तो इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मोंगूस को यूज करने के लिए हमें इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिक्वायर कर लिया है मोंगूस को। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्योंकि मोंगूस जो है इसकी जो एपीआईज है वो एसिंक्रोनस होती है, ठीक है। तो हम इसे प्रॉमिस बेस रिजोल्व करेंगे, मतलब प्रॉमिस डॉट देन इस टाइप से रिजोल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको रिजोल्व करने के लिए मोंगूस का जो प्रॉमिस है उसको अपन ओवरराइड करके इसको बोल देते हैं ग्लोबल डॉट प्रॉमिस, ठीक है। तो जो ग्लोबल प्रॉमिस होता है उसी तरह से अपन उसको रिजोल्व करेंगे प्रॉमिस डॉट देन टाइप से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मोंगो डीबी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मोंगो से कनेक्ट करने के लिए मोंगोज ने एक एपीआई प्रोवाइड कर रखी है मोंगोज डॉट कनेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहला इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि आप किस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो देनी होती है। तो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होती है मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश, ठीक है। अब आपका सर्वर कहाँ पर रन हो रहा है, लोकल होस्ट, मेरा सर्वर जो लोकल होस्ट कॉलन 27,017 पे मेरा जो है वो रन हो रहा है और मैं डीबी का नाम है नोट्स, ठीक है। तो मोंगोज डॉट कनेक्ट कहाँ कोशिश करेगा कनेक्ट करने की, लोकल होस्ट कॉलन 27,017 और डीबी का नाम जो है वो नोट्स है, ठीक है। अब ये जब मोंगोज डॉट कनेक्ट कर रहे हैं तो अब ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये प्रॉमिस को अपने को रिजोल्व करना होगा। तो डॉट देन में हम चेक करेंगे कि ये इसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब कुछ सही से चल जाता है, डॉट देन में आ जाता है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे console डॉट लॉग सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है। सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ जाती है जैसे कि कनेक्शन फेल हो जाए, उस वाले केस में कैच ब्लॉक में आएगा ये, ठीक है। इसको किस तरह से कैच ब्लॉक के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिख दिया है अपन ने। तो यहाँ पर कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख देते हैं कुड नॉट कनेक्ट टू डीबी और एग्जिटिंग नाउ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डेटाबेस ही कनेक्टेड नहीं हुआ तो एप्लीकेशन को चलाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट एग्जिट भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अपनी जो एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्रेस एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपने क्या क्या किया है, अभी तक सिर्फ मोंगो से कनेक्टिविटी चेक करी है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमने सर्वर रन किया है तो सर्वर इज रनिंग ऑन 3000 पोर्ट लिखा गया और उसके बाद ये डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर चला के देखते हैं लोकल होस्ट स्लैश 3000, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन जो है वो चल चुकी है अपनी और डीबी से कनेक्टिविटी भी अपनी हो चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जैसा कि अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पर मोंगूज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मोंगूज में क्या होता है कि आपको एक मॉडल बनाना होता है, ठीक है। जिस
जैसा आपका डेटाबेस में आप एंट्री करना चाहते हो इसी टाइप का आपको मॉडल जो है वो बनाना होता है। तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, न्यू फाइल। तो यहाँ पर मैंने जो फाइल बनाई है उसका नाम है node.js, क्योंकि यहाँ पर मैं एक नोट्स जो एप्लीकेशन है उसके लिए बैकएंड की एपीआई बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं node.js बना रहा हूँ, ठीक है। तो node.js में हम क्या क्या एंट्री करेंगे? node.js में हम वही एंट्री करेंगे जो डॉक्यूमेंट हम डीबी में सेव कराएंगे, तो उसका फॉर्मेट जो है उसी तरह से रहना चाहिए। जैसे आपके नोट्स के अंदर आपकी क्या डेटा सेव करना चाहते हो, एक तो टाइटल सेव कराना चाहते हो, एक कंटेंट सेव करना चाहते हो और टाइम स्टैम्प सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो हम जो स्कीमा रेडी करेंगे उसमें तीन चीज़ें होगी, फर्स्ट होगा टाइटल, सेकंड होगा कंटेंट और थर्ड होगा टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगूज को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोंगूज को रिक्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है, नोट स्कीमा। तो नोट स्कीमा के लिए हम मोंगूज की एपीआई है mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में अपने को पूरा जो डेटा है वो पास करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल में मैं क्या देना चाहता हूँ, टाइटल का जो टाइप होगा वो मेरा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने यूनिक कंस्टेंट ऐड कर दिया है, ठीक है, यूनिक, और इसको मैंने कर दिया है ट्रू, ठीक है। अब मेरा जो सेकंड है कंटेंट, कंटेंट में क्या चाहता हूँ कि सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए और मेरे को कोई कंस्टेंट यूज नहीं करना, इसलिए मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, सिंपल डायरेक्ट ही ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा मिसिंग है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक टाइम स्टैम्प भी और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस तरह से ऐड कर लेता हूँ टाइम स्टैम्प्स। तो मैं क्या चाहता हूँ सारे टाइम स्टैम्प्स ऐड हो जाने, जब भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो सारे टाइम स्टैम्प जो है वो इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्कीमा है वो रेडी हो चुका है। तो जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर होगा उसका एक टाइटल होगा, कंटेंट होगा और टाइम स्टैम्प्स होगा, ठीक है। ये अपना रेडी हो चुका है। अब इसको अपन एक्सपोर्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। mongoose मॉडल के अंदर मॉडल का जो नाम है वो लिख देते हैं नोट, ठीक है। और ये नोट किसको डिनोट करेगा, ये जो नोट स्कीमा जो आपने बनाया है यहाँ पर इसको डिनोट करेगा। तो जब भी आप नोट लिखोगे तो वो नोट स्कीमा को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्कीमा जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब आगे चलते हैं और अपनी एप्लीकेशन के लिए कुछ कंट्रोलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर्स किस तरह से अपन बना सकते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फाइल क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर्स डॉट जेएस करके बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोलर डॉट जेएस फाइल बन चुकी है हमारी। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस अपन बना देते हैं, जैसे कि मैं चार फंक्शंस इसमें चार एपीआई बनाना चाहता हूँ। क्रूड ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, क्रिएट नोट, ठीक है। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेगा, रेस्पॉन्स लेगा और जो भी है रेस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर लेगा, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर इन क्रिएट नोट, ठीक है। एक और एपीआई में बनाना चाहता हूँ फंक्शन फाइंड ऑल नोट्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स डॉट सेंड इन फाइंड ऑल नोट्स, ठीक है। एक बार के लिए हम ये प्रोटोटाइप रेडी कर रहे हैं, फिर इसमें एक्चुअल कोड भी लिखेंगे। फाइंड नोट, अगर कोई सिंगल नोट को अपने को फाइंड करना है तो अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड और रिटर्न कर लेते हैं इन फाइंड नोट। और क्या करना चाहते हैं हम, फंक्शन
मान लो डिलीट नोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स डॉट सेंड इन डिलीट, ठीक है। अब एक और बच गई है, कौन सी बची है, अपडेट की, यस, अपडेट नोट, ठीक है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, इसको अपन कहीं दूसरी जगह से कॉल कराएंगे, तो अभी यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड इन अपडेट नोट, ठीक है। अब जो भी अपन ने फंक्शन यहाँ पर लिखे हैं इनको एक्सपोर्ट कर देता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल, कौन कौन सा फंक्शन है, एक तो क्रिएट नोट है, एक फाइंड ऑल नोट्स हैं, एक है अपना फाइंड नोट है, एक बनाया था अपन ने डिलीट का डिलीट नोट, और एक बनाया था अपडेट नोट, ठीक है। तो इन जो 4-5 ईपीआईज हैं इन पे अपन वर्क करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने सिर्फ अभी एक ईपीआई बनाई है स्लैश पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐप डॉट स्लैश क्रिएट पे मैं 4 ईपीआई बनाना चाहता हूँ। एक तो स्लैश क्रिएट पे मेरा क्रिएट हो जाना चाहिए, स्लैश नोट्स पे मेरे सारे नोट्स आने चाहिए, और इस तरह से मैं ईपीआई बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार प्रोटोटाइप बना देते हैं अपन, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ईपीआई के किस पे बनाएंगे अपन, स्लैश क्रिएट पे अपन पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, सेकंड आर्गुमेंट जो होता है कॉल बैक फंक्शन होता है, जो क्या लेता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को अपन कंट्रोलर में पास करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर में पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्रोलर को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं अपन कंट्रोलर को इम्पोर्ट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट कंट्रोलर इक्वल रिक्वायर, क्योंकि हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, कंट्रोलर के अंदर डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो जो भी अपने पास रिक्वेस्ट आएगी उसे हम कंट्रोलर पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोलर डॉट क्रिएट नोड, ठीक है। और इसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे सेंड कर दिए। तो ये तो हमारी होगी क्रिएट नोट्स को क्रिएट करने की पे क्रिएट ऑपरेशन, ठीक है। अब एक और एपीआई बनाते हैं, ऐप डॉट गेट, मान लीजिए आप सारे नोट्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो स्लैश नोट्स पे मैं सारे नोट्स देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश नोट्स पे सेकंड आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर कंट्रोलर का कौन सा मेथड कॉल करा दूंगा, फाइंड ऑल नोट्स, ठीक है। इसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो है उन्हें पास कर दिया है, ठीक है। ये हम यहाँ पर कमेंट भी डाल देते हैं ताकि गेट ऑल नोट्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक नोट ही मेरे को मिले, गेट नोट बाय आईडी, ठीक है। तो ये भी मैं एक गेट एपीआई बनाऊंगा, एक ही लेना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से हम क्या करेंगे कि आईडी जो है वो अपन पाथ पैरम के अंदर से लेंगे, ठीक है। तो स्लैश नोट स्लैश कोलन आईडी लिख दिया यहाँ पर। सेकंड आर्ग्यूमेंट आप सभी को पता ही है कि एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को लेता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन कॉल करा देंगे कंट्रोलर्स डॉट फाइंड नोट, ठीक है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को मैंने पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी तीसरी एपीआई होगी। अब मेरी चौथी एपीआई में जो बनाना चाह रहा हूँ वो होगी मेरी अपडेट की, ठीक है। तो अपडेट के लिए क्या करते हैं अपन, मोस्टली अपन पुट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐप डॉट पुट यूज़ कर रहा हूँ, जो भी अपन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उस हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, स्लैश अपडेट, ठीक है। स्लैश क्रिएट पे मेरा क्रिएट हो रहा है, स्लैश अपडेट पे मेरा अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सेम वही चीज़, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हम क्या पास कर देंगे कंट्रोलर के अंदर, अपडेट नोट एपीआई जो भी अपन ने बनाई है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है।
और एक और है ऐप डॉट, अब डिलीट करने की एपीआई भी तो बनानी है, एक बार इसको लिख देते हैं हम अपडेट नोट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बनाते हैं डिलीट नोट की एपीआई, ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। डिलीट अपन किस बेसिस पे करेंगे, किसी नोट को डिलीट करना है तो उसकी आईडी के बेसिस पे डिलीट करेंगे ना, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर कॉलन आईडी, इस तरह से अपन डेटा लेंगे और वही सेम चीज़ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को अपने को प्रोपोगेट करना है कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर डॉट डिलीट नोट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 एपीआई यहाँ पर बना दी है। फर्स्ट इज पोस्ट फॉर क्रिएट, ठीक है, स्लैश क्रिएट पे अपनी पोस्ट एपीआई है, स्लैश नोट्स पे गेट एपीआई है, स्लैश नोट कॉलन आईडी पे अपनी गेट है, अब और स्लैश अपडेट पे अपनी पुट एपीआई है और डिलीट एपीआई है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं कि अपन इसको रन करते हैं, रन किया है। अब मैं यहाँ पर पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्टमैन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि गेट एपीआई को कॉल करते हैं, लोकल होस्ट कोलन, देखिए लोकल होस्ट कोलन 3000 पे अपने क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा आना चाहिए, ठीक है। लोकल होस्ट, ठीक है। तो इसको जब रन करेंगे तो अपना हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है, ठीक है। अब अपनी जो सारे नोट्स लेने के लिए अपने पास कौन सी एपीआई थी, स्लैश नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, फाइंड ऑल नोट्स आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और बना देते हैं क्रिएट की, लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश क्रिएट, अब क्रिएट जो है वो अपना पोस्ट एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेंड करते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्रिएट नोट आ गया। इसी तरह से एक और बना देते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश नोट स्लैश आईडी जो भी है 1 2 वैसे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक नोट को रिटर्न करेगा, इन फाइंड नोट आ गया। एक और अपन ने एपीआई बनी थी, वो किसकी थी, अपडेट की थी, राइट। तो इसको भी ऐसे लिखते हैं लोकल होस्ट 3000 स्लैश अपडेट पे अपन ने क्या यूज़ किया था, पुट, ठीक है। तो यहाँ पर इन अपडेट में आ गया, ठीक है। और एक अपन ने बनाई थी डिलीट की, इसका कोड अभी हम लिखेंगे, सारा जो कोड हमने लिखना है डिलीट, और जो भी आईडी अपन डिलीट करना चाहते हैं 1, ठीक है। तो डिलीट के लिए अपन ने डिलीट यूज़ किया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो इन डिलीट, तो अपनी जो भी है गेट के लिए गेट एपीआई और स्लैश नोट्स पे इन फाइंड नोट्स में आ रहा है, पोस्ट के लिए क्रिएट के अंदर पोस्ट एपीआई है, और गेट किसी एक स्पेसिफिक नोट को गेट करना है, तो यहाँ पर इस तरह से हम कॉल करा रहे हैं, पुट जो है वो अपडेट के लिए यूज़ कर रहे हैं और डिलीट जो है वो अपन डिलीट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक्चुअल कोड लिखना चालू करते हैं। तो इस तरह से हमने एक तरह से स्कीमा रेडी कर चुके हैं, सर्वर के अंदर हमने एपीआईज का प्रोटोटाइप रेडी कर चुके हैं। अब हमें क्या है कि कंट्रोलर के अंदर कोड लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट नोड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर जो नोट स्कीमा जो बनाया है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नोट जो है उसे रिक्वायर कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करेंगे, रिक्वायर फंक्शन के थ्रू करेंगे। और क्या इंपोर्ट करना है हमें, डॉट स्लैश नोट, ठीक है। नोट के अंदर अपने पास अपना स्कीमा है, ठीक है। अब कुछ अब अपन नोट क्या है क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट डाल देते हैं, क्रिएट न्यू नोट इन डेटाबेस, ठीक है। ये जो रेस्पॉन्स डॉट सेंड है ये मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर अब हम एक्चुअल कोड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एक कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मेरी जो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर कंटेंट है वो एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा कि रिटर्न हो जाऊँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेंट। अगर ये कंटेंट के अंदर डेटा नहीं है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रेस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर दूंगा और स्टेटस इसका लिख दूंगा बेड रिक्वेस्ट।
अब बेट रिक्वेस्ट के लिए स्टेटस कोड क्या होता है 400, 400 बेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट 400 डॉट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एपीआई जो है वो जेसन में डेटा रिटर्न करे, तो मैंने यहाँ पर डॉट जेसन यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जेसन के अंदर जो भी डेटा भेजना चाहे वो भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैसेज के अंदर कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ कि इनवैलिड डेटा, ठीक है। तो जब भी रिक्वेस्ट बॉडी के कंटेंट में डेटा नहीं होगा तो अपने पास 400 बेट रिक्वेस्ट आएगी और इस तरह से रेस्पॉन्स जो है रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल नोड जो है वो अपन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। नोड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नोट स्कीमा है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉन्स्ट नोट इक्वल न्यू नोट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। पहले मैं देता हूँ टाइटल, ठीक है। टाइटल अपन कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी के अंदर टाइटल, ठीक है। या तो ये टाइटल होगा, अगर टाइटल नहीं होता तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं अनटाइटल नोट, ठीक है। और दूसरा जो है वो कंटेंट, क्योंकि अपन नोट्स बना रहे हैं तो कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कंटेंट नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे कि 400 बेट रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे क्लाइंट को वापस, ठीक है। यहाँ पर अपना नोट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टाइटल जो है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से ग्रैब कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल से, और कंटेंट जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेंट से रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोड लिखते हैं अपन इसको सेव कराने का, ठीक है। नोट डॉट सेव, सेव सेव करने के लिए अपने पास सिर्फ यही लिखना है, नोट अपने पास अपन बना चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डॉट सेव को कॉल कराने से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक प्रॉमिस होता है तो अपन डॉट देन से अपन इसको एक्सेस करके देखते हैं कि हाँ भाई कुछ एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे फंक्शन डेटा, अगर डेटा आ जाता है तो अपन क्या करेंगे कि जो भी डेटा आया है उसको सेंड कर देंगे, ठीक है, यूज़र के पास। अगर कुछ एक्सेप्शन आती है, ठीक है, उस वाले केस में भी एक कॉल बैक कॉल होगा एक्सेप्शन का, एरर, ठीक है। इस वाले केस में अपन एक तो एरर को कंसोल करा देता है कि अपने को भी पता रही क्या एरर आई है, ठीक है, कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर लिख लेते हैं एरर वाइल सेविंग, ठीक है, और एरर को प्रिंट करा देते हैं। और अगर एरर का केस है तो अपन क्या करेंगे, अगर कुछ सेव करने में एरर आई है तो एक तरह से ये सर्वर की गलती है, ठीक है, क्योंकि यूज़र ने जो डेटा भेजा वो एकदम सही है, तो यहाँ पर स्टेटस कोड 500 भेज देता है, ठीक है। और जेसन में आप जो भी डेटा भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो, जैसे अगर 400 बेट रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या बोल रहे हैं इनवैलिड डेटा, तो यहाँ पर भी कुछ अलग मैसेज लिख देते हैं, मैसेज में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी एरर आती है एरर का मैसेज भेज देते हैं, अगर एरर का मैसेज नहीं होता है तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि सम एरर occurred while creating the note, ठीक है। तो अगर सेव करने में कुछ इशू आता है तो इस तरह से हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अपनी जो पोस्ट एपीआई जो है जहाँ पर अपन क्रिएट कर रहे हैं वो इसको रन करते हैं। अब मैं एक बार कोई डेटा नहीं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपने पास एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, और रेस्पॉन्स में भी जो भी आता है वो देखते हैं। इसको जैसे मैंने सेंड किया, ओ सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार मेरे को, ठीक है, नोड सर्वर डॉट जेएस, यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर जो लाइन नंबर 25 है यहाँ पर सेमीकोलन जो है वो नहीं लगाना था, ठीक है। फिर से अपन सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अब स्लैश क्रिएट एपीआई को अपन फायर करते हैं पोस्टमैन से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 400 बेट रिक्वेस्ट जो है वो अपने पास आई है। क्यों आई है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से कोई डेटा नहीं भेजा है, ठीक है। तो अपन डेटा भेजते हैं टाइटल,
टाइटल में लिख देता हूँ टाइटल 1, ठीक है, और कंटेंट में लिख देता हूँ दिस इज कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फायर करता हूँ। इसको जैसे ही फायर करेंगे तो अपना जो डेटा है वो सेव हो चुका है डीबी में, 200 ओके अपने पास आ चुका है। और जो भी डेटा जो सेव किया है, टाइटल था टाइटल 1, कंटेंट था दिस इज कंटेंट, और आईडी जो भी मोंगो ने बनाई है वो आईडी यहाँ पर आ चुकी है, और टाइम स्टैम्प जो भी है वो भी आ चुका है, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि अपने जो स्कीमा बनाया है उसमें हमने क्या कर रखा है, टाइटल को यूनिक रखा है, ठीक है। तो जब सेम टाइटल फिर से डीबी में सेव होने के लिए आएगा तो ये सेव नहीं करने देगा। तो उस वाले केस में क्या होता है, एक बार अपन इस एपीआई को फिर से फायर करते हैं, ठीक है। अपन इसको फिर से फायर करेंगे तो ये डीबी पर सेव नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज क्या है कि डुप्लीकेट की एरर, क्योंकि टाइटल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डेटा जो सेंड किया वो x-ww-form URL एनकोडेड के अंदर भेजा था। अब हमने एक और हैंडलिंग डाली थी। आप जब server.js को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एप्लीकेशन जेसन को पार्सिंग करने के लिए भी अपने पास अपने हैंडलिंग डाली है बॉडी पार्सर का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एक एपीआई है, एक डेटा अपने क्या करते हैं कि एप्लीकेशन जेसन में भेज के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ टाइटल 2, टाइटल 1 तो अपन ने करा दिया, टाइटल 2 कर लेते हैं, ठीक है। और कंटेंट के अंदर लिख लेता हूँ दिस इज न्यू, दिस इज कंटेंट 2 ऐसे लिख देता है, ठीक है। इस बार हम जो डेटा जो है वो एप्लीकेशन जेसन में सेंड कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये सेव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम इसको मैं थोड़ा सा देता हूँ, इसको जैसे फायर करते हैं तो हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो सेव हो चुका है। तो अपन जब डेटा दो तरह से भेज पा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर एप्लीकेशन जेसन में भी भेज पा रहे हैं, और फॉर्म यूआरएल एनकोडेड के अंदर भी सेंड करा पा रहे हैं। इसी तरह से एक बार फिर से फायर करते तो ये डुप्लीकेट एरर बोल देगा, क्योंकि टाइटल टू ऑलरेडी एक्सिस्ट है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अपने डेटाबेस में ये आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नोट्स जो है वो बन चुका है, नोट्स कलेक्शन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़ नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर नोट्स डीबी के अंदर अपन आ चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं शो कलेक्शंस, शो कलेक्शंस, ठीक है। तो अपना जो नोट्स कलेक्शन है जो बन चुका है, अब एक बार क्या करते हैं कि इसके अंदर एंट्री देखते हैं db.notes.find। तो ये notes.find क्या करेगा, अपने पास सारी जो एंट्री वो है बता देगा, ठीक है। इसको जैसे फायर करेंगे अपने पास दो एंट्री आ चुकी है, इसको प्रेटी करके देखते हैं, डॉट प्रेटी db.notes.find.pretty, जैसे ये किया तो अपने पास प्रिटी जेसन प्रिंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट सेव हुए हैं, फर्स्ट टाइटल 1 के साथ, दूसरा टाइटल 2 के साथ। एक हमने एक्स फ्रॉम यूआरएल एनकोडेड के साथ भेजा था, एक हमने एप्लीकेशन जेसन के साथ भेजा था, ठीक है। अब चलते हैं आगे और बनाते हैं एपीआई। किसकी एपीआई बनाए सबसे पहले, चलो फाइंड ऑल नोड्स की एपीआई बना देते हैं, ठीक है। तो क्रिएट की एपीआई तो अपनी बढ़िया चल रही है, अब फाइंड ऑल नोड्स की एपीआई बनाते हैं। तो वैसे तो प्रोटोटाइप हमने रेडी कर ही रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं retrieve and return all nodes from the database, ठीक है। तो अपने पास रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स यहाँ पर आ ही रहा है, तो नोड डॉट फाइंड, ठीक है। ये क्या करेगा कि जितना भी नोट स्कीमा के अंदर डेटा पड़ा होगा वो सारा ले आएगा, ठीक है, नोट डॉट फाइंड। अब ये क्या है, नोट डॉट फाइंड जो है वो एक प्रॉमिस है, ठीक है।
तो प्रॉमिस को कैसे रिजॉल्व करना है अपने को, डॉट देन के अंदर, ठीक है। डॉट देन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर डेटा को रीड करेंगे। तो जैसे अपना डेटा आ जाता है रेस्पॉन्स ऑफ जेसन, डेटा जो है वो सेंड कर दिया जेसन के अंदर। अगर कुछ एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्सेप्शन को लिए फंक्शन एरर कॉल बैक बना दिया यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो एरर को प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट एरर, एरर वाइल फेचिंग ऑल दी नोट्स, ठीक है, और एरर को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। और रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जब भी कुछ एरर आती है तो अपन 500 स्टेटस सेंड कर देंगे, और जेसन में अपन क्या भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। जेसन के अंदर मोस्टली अपन मैसेज ही भेज रहे हैं तो मैसेज ही भेज देते हैं, ठीक है। जब भी एरर का केस आता है तो मैसेज के अंदर एरर डॉट मैसेज, या फिर क्या भेज रहे हैं कि सम एरर occurred while fetching the notes, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि सारे नोट्स को रिट्रीव करना है, तो हमने क्या किया कि नोट डॉट फाइंड सिर्फ एक करना है, इससे सारे नोट्स अपने पास आ जाएंगे जो भी डीबी में सेव हैं वो, ठीक है। अब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को, नोट सर्वर डॉट जेएस, ये कहाँ, ओ फिर से मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो इसको मैं हटा दिया, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपना चल चुका है, ठीक है। क्रिएट की एपीआई हमने बना चुके हैं। अब हमने फाइंड ऑल नोट्स की एपीआई थी, ठीक है। फाइंड ऑल नोट्स की एपीआई में अपने क्या किया था, फाइंड ऑल नोट्स कौन कॉल कर रहा है, स्लैश नोट्स पे अपनी एपीआई कॉल हो रही है फाइंड ऑल नोट्स, ठीक है। फाइंड ऑल नोट्स में अभी हमने कोड किया है, ठीक है। तो इसको पोस्टमैन में रन करते हैं, गेट एपीआई के नोट्स पे इसको जैसे ही रन करेंगे तो अपने पास जो है जितने भी कंटेंट अपने पास पड़ा हुआ है डीबी के अंदर, दो कंटेंट पड़े हुए हैं, दो डॉक्यूमेंट, वो दोनों आ चुके हैं, एक टाइटल 1 के साथ है, एक टाइटल 2 के साथ है, ठीक है। इस तरह से हमने फाइंड ऑल नोट्स की एपीआई भी लिख दी है। अब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं एपीआई किसी एक नोट को फाइंड करने की, ठीक है। मान लीजिए आप कोई एक नोट जो है वो बाय आईडी आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार कमेंट लिख देते हैं, फेच वन नोट, ठीक है। मैं रेस्पॉन्स को जो हटा रहा हूँ क्योंकि हम खुद लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मोंगूस ने एपीआई बना रखी, नोट डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप किस आईडी के बेसिस पे आप इसको करना चाहते हो, रिक्वेस्ट और पैरामीटर डॉट आईडी, ठीक है। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट और पैरामीटर डॉट आईडी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप सर्वर डॉट जेएस में जाओगे तो आप देखोगे कि जब भी आप किसी नोट को बाई आईडी आप यूज़ करना चाहते हो, आप आईडी जो है वो पाथ पैराम में ले रहे हो, ठीक है। तो पाथ पैराम को एक्सेस करने के लिए एक्सप्रेस में क्या करते हैं अपन, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट जो भी आईडी है वो यूज़ कर रहे हैं, हमने आईडी ही यूज़ किया है, तो आप आईडी से ही एक्सेस कर, आईडी के अंदर अपने पास आईडी आएगी, ठीक है, जो कि यूज़र प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अपने को कुछ डेटा मिल जाता है तो हम डॉट देन के अंदर इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। इक्वल बैक है, यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, ठीक है। या तो डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा डीबी के अंदर, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ डेटा आईडी दी है, ठीक है, बट लेकिन वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि कोई भी डेटा रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। इफ़ नॉट डेटा, क्वेरी सक्सेसफुल हुई है लेकिन कोई डेटा नहीं आया है, उस वाले केस में भी अपने को हैंडल करना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स रिटर्न करा देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 नॉट फाउंड, ठीक है। और जेसन में क्या भेज देते हैं, डेटा, जेसन में एक डेटा भेज देते हैं मैसेज के अंदर कि नोट नॉट फाउंड, ऐसे इस टाइप से लिख देते हैं, नॉट फाउंड विद आईडी, ठीक है। और आईडी क्या है अपनी, आईडी है अपनी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, फिर से मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अगर डेटा नहीं मिलता है, अगर डेटा मिल जाता है, ठीक है, तो उस वाले केस में तो अपन सिंपली रिटर्न करते हैं कि
रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन और डेटा, ठीक है। ये तो अपना हो गया है, डेन के अंदर अपन ने कोड लिख दिया है। अब अपन चलते हैं और कैच, अगर क्वेरी करते टाइम कोई एक्सेप्शन आ गया, उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको कैच करते हैं, ठीक है। कैच करते ही अपन एक बार कंसोल डॉट एरर, जो भी एरर रही है उसको प्रिंट करा देते हैं। कंसोल डॉट एरर, एरर वाइल फाइंडिंग वन नोट, फाइंडिंग नोट बाय आईडी, ठीक है। और जो भी एरर है वो प्रिंट करा देते हैं हम, ठीक है। और अगर एरर आ ही गया है तो अपन क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस अपन क्या करेंगे, 500 भेज देंगे, स्टेटस कोड 500, और जेसन के अंदर क्या भेज देंगे, जो भी मैसेज आप भेजना चाहो वो मैसेज, ठीक है। और मैसेज के अंदर अपन क्या भेज रहे हैं, एरर डॉट मैसेज, या फिर सम एरर while fetching the note, ठीक है। तो हमने फाइंड वन नोट की एपीआई भी अपन ने बना दी है, ठीक है। तो फाइंड वन नोट की ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक एपीआई पहले से लिख रखी थी, लोकल होस्ट 3000/नोट, और आईडी मेरी है 12, ठीक है। मैं 12 पे कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, सॉरी मैंने सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया था, सर्वर रिस्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब फिर से फायर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ एक्सेप्शन आ रही है, क्योंकि इसको 1 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना होगा कि कुछ ऐसी आईडी यूज़ करनी होगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे मैं गेट ऑल करता हूँ तो आईडी मेरे पास ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये वाली आईडी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आईडी दी, इस आईडी के बेसिस पे अपने पास जो है वो डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह से मेरे पास डेटा आ चुका है, टाइटल 1, दिस इज कंटेंट, और क्रिएटेड अपडेटेड जो भी है डेटा वो अपने पास चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा डॉक्यूमेंट भी देखूँ, तो ऐसे मैंने कॉपी कर दिया है इसको, ठीक है। गेट किया है, गेट के अंदर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस बार हमारे पास दूसरा जो डॉक्यूमेंट सेव कराया था वो अपने पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हमारी 3 एपीआई कंप्लीट हो चुकी है, तो पोस्ट, ठीक है, और एक है गेट ऑल नोट्स, और एक गेट नोट बाय आईडी, ठीक है। अब हम चौथी एपीआई पर चलते हैं, डिलीट नोड की एपीआई। डिलीट से पहले एक काम करते हैं, हम अपडेट की एपीआई लिख लेते हैं, ठीक है। डिलीट अपन लास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो अपडेट यहाँ पर लिख देते हैं, अपडेट नोट आइडेंटिफाइड बाय दी नोट आईडी इन दी रिक्वेस्ट। तो अपडेट बाय आईडी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई फ़िल्टर यूज़ करना होगा, किसी फ़िल्टर के बेसिस पे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फ़िल्टर डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट फ़िल्टर। फ़िल्टर हम किस पे लगाएंगे, टाइटल पे। सबसे पहले हम टाइटल पे बेसिस पे डेटा लेके आएंगे, और उस पर ही हम जो है वो अपडेट ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो टाइटल पे मेरा चलेगा, टाइटल मेरा कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल, ठीक है। और मेरा जो न्यू डेटा होगा, अपडेटेड डेटा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, वो भी तो रिक्वेस्ट से ही आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या चीज़ होगी, एक तो टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल कहाँ से मिलेगा मेरे को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ठीक है। और दूसरा होगा मेरा कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेंट, ठीक है। अपने पास ये न्यू डेटा जो है वो जो भी रिक्वेस्ट से आएगा वो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा।
अब अपन क्या करते हैं कि जो एपीआई है मोंगूस की वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, नॉट डॉट क्या करना है अपने को, फाइंड वन एंड अपडेट करना है, फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है। अब फाइंड वन एंड अपडेट क्या करता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट देता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है कि क्या फिल्टर आप यूज़ कर रहे हो। फिल्टर अपन ने बता दिया कि अपन टाइटल पे फिल्टरिंग लगाएंगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है जो भी डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट का ऑप्शन होता है, अपन डाल रहे हैं अपसर्ट और इसको दे रहे हैं ट्रू। अपसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट प्लस अपडेट। ठीक है। तो जब भी कोई डेटा अगर नहीं है डीबी में, ठीक है, तब अगर नहीं होगा तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा क्योंकि अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप फाइंड वन एंड अपडेट को अपसर्ट टू से यूज़ करते हो तो आप क्रिएट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस कुछ रिटर्न करेगा। इसको रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसका कॉल बैक के अंदर इसको रिजोल्व करना होगा। तो इसको रिजोल्व करते हैं फंक्शन डेटा। अगर डेटा आपने पास आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा है रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अब डेटा तो क्या सेंड कर रहा है, अपन तो क्या कर सकते हैं कि न्यू डेटा जो है वही सेंड कर देता है। ठीक है, कि भाई अपडेट हो चुका है तुम्हारा। ठीक है। अगर अपडेट नहीं होता है तो अपने को एरर जो है वो हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले एरर को प्रिंट कर देता है, कंसोल डॉट एरर, एरर वाइल अपडेटिंग द नोट। ठीक है। और एरर आता है तो हमें पता है कि हमें स्टेटस 500 भेजना है और जेसन के अंदर क्या डेटा भेजना है। मैसेज के अंदर अपन क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज सेंड कर देंगे या फिर क्या बोल लिख देंगे, सम एरर occurred while updating the note। ठीक है। तो ये हमारी अपडेट की जो एपीआई है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब इसको अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर स्लैश अपडेट के अंदर हमारी पुट एपीआई है। स्लैश अपडेट के अंदर हम यहाँ पर फ्रॉम यूर एनकोडर में दो डेटा भेज रहे हैं। फर्स्ट है टाइटल वन। ठीक है। सेकेंड है कंटेंट। कंटेंट के अंदर अपन क्या भेज रहे हैं, मान लीजिए अपन कंटेंट भेजते हैं दिस इज न्यू कंटेंट। ठीक है। टाइटल वन को अपन अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अपना टाइटल वन जो है वो अपडेट हो चुका है। एक बार अपन इसको फायर करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इस तरह से टाइटल वन के अंदर क्या है, टाइटल वन दिस इज़ न्यू कंटेंट जो है वो अपने पास आ चुका है। अब मान लीजिए मैं टाइटल टू को अपडेट करना चाहता हूँ। टाइटल टू के अंदर दिस इज कंटेंट टू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टाइटल इसको क्या करते हैं, इसको टाइटल टू करते हैं, दिस इज न्यू कंटेंट सेकंड लिख देता है। ठीक है। तो इसको जैसे लिखेंगे तो दिस इज न्यू कंटेंट सेकेंड अपने पास आ चुका है। इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पर आप टाइटल टू पे जगह देखोगे कि दिस इज न्यू कंटेंट सेकेंड अपने पास आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और जो डिलीट एपीआई है वो भी लिख ही देते हैं। ठीक है। तो डिलीट हम क्या करना चाहते हैं, किस बेसिस पे करना चाहते हैं, देख लेते हैं हमने डिलीट के लिए क्या किया था। डिलीट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट पैरम के अंदर अपने पास आईडी आ रही है उसके बेसिस पे हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोल्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर डिलीट नोट के अंदर पहले तो कमेंट लिख देते हैं, डिलीट नोट बाय आईडी। ठीक है। डिलीट के लिए अपन क्या किया, नॉट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है। आईडी एंड डिलीट करना चाहते हैं, किसको डिलीट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी। ठीक है। ये डिलीट कर देगा। अब डिलीट करता ही नहीं करता, उसका रेस्पॉन्स अपने पास कहाँ आएगा, डॉट देन के अंदर आएगा। डॉट देन के अंदर अपन डेटा को देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो जो भी आईडी अपन ने दी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या बोलेंगे कि भाई अपने को नहीं मिला। ठीक है। इफ नॉट डेटा, ठीक है, उस वाले केस में अपन कर देंगे रेस्पॉन्स को रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस
क्या होता है अगर नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड पे 404, ठीक है। डॉट जेसन में अपन डेटा भेज देंगे मैसेज के अंदर कि हमें डेटा नहीं मिला, नॉट नॉट फाउंड विद आईडी, और आईडी अपनी है रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी, ठीक है। अगर डेटा अपने पास आ जाता है, ठीक है, मतलब डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है, उस वाले केस में अपन क्या भेज सकते हैं कि मैसेज के अंदर कि नोट सक्सेसफुली डिलीटेड विद आईडी, जो भी आईडी अपने पास थी रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भेज देंगे। अगर डॉट देन के अंदर अपना नहीं आता है और कैच के अंदर आता है, ठीक है, उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, एरर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अपन रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न क्या कर रहे थे यहाँ पर, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस को जो था अपना 500 था, डॉट सेंड, एक्चुअली जेसन ही सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, डॉट जेसन, और जेसन के अंदर अपन मैसेज लिख देते हैं कि जो भी, एक तो एरर डॉट मैसेज लिख सकते हैं, या तो एरर के अंदर जो मैसेज होगा वो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट एबल टू डिलीट, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है, और इसको रन करता है, नोट सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। अब अपने पास डिलीट की पे, डिलीट के अंदर अपन ने रिक्वेस्ट जो डिलीट रखी है, डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार हर कोई डमी डेटा डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया कि 500 इंटरनल एरर आ गई अपने पास, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये कोई नल की एंट्री पड़ी हुई, इसको डिलीट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर तो फायर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे नोट सक्सेसफुली डिलीटेड विद आईडी 62F3C, 62F3C वाले को अपने को डिलीट किया है, ठीक है। ये एक बार गेट ऑल के पे फिर से फायर करते हैं, देखते हैं कि डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर फायर करते हैं तो वो डेटा डिलीट हो चुका है। अब एक बार क्या करते हैं कि एक को डिलीट करके देखते हैं, टाइटल 2 वाला जो है वो डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल 2 वाला डिलीट करने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया है टाइटल 2 की आईडी, और मैं इसको डिलीट किए पे फायर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीट किए पे फायर कर दे तो यहाँ पर जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब गेट ऑल नोट्स की पे जब फायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, सिर्फ एक कंटेंट अपना रहा है टाइटल 1, टाइटल 2 भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने इस जो क्रूड ऑपरेशन में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की एपीआईज बनाई थी। सबसे पहले मैं वॉक थ्रू कर देता हूँ हमने क्या क्या किया था इसमें। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट सेटअप किया था, ठीक है। एक्सप्रेस को रिक्वायर किया था, बॉडी पार्सर को रिक्वायर किया था, फिर हमने यहाँ पर एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद हमने बॉडी पार्सर जो एक मिडलवेयर होता है उसको यूज़ किया था। उसको यूज़ करने के लिए हमने पहले क्या किया, बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन को ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन, इसको कब यूज़ करना है, जब आपको रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर एप्लीकेशन जेसन के अंदर से डेटा को जो है रीड करना है, ठीक है। सेकंड हमने यूज़ किया था बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोडेड, इसको कब यूज़ करना है, जब आप एप्लीकेशन स्लैश एक्स हाइफन डब्ल्यू हाइफन फॉर्म हाइफन यूआरएल एनकोडेड डेटा को अपने को जब रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मोंगूज ओडीएम को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने मोंगूज को रिक्वायर किया है, ठीक है। और फिर मोंगूज के प्रॉमिस पे हमने वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि मोंगो डीबी से हमने कनेक्ट किया था, तो मोंगूज की एपीआई के थ्रू हमने मोंगो डीबी से कनेक्ट किया था, मोंगूज डॉट कनेक्ट, और कनेक्शन यूआरएल जो थी वो इस तरह से थी, लोकल होस्ट कोलन 27017 पे हमारा मोंगो रनिंग है, और नोट्स मेरा जो है वो डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद डॉट देन में हमने क्या किया था कि सक्सेस रिटर्न कर दिया कि सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस। और उसके बाद हमने अगर कुछ एक्सेप्शन आती है तो हमने क्या किया था, यहाँ पर कुड नॉट कनेक्टेड डीबी एंड एग्जिटिंग नाउ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक सिंपल सी स्लैश पे एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर दिया था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो एप्लीकेशन जो है अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन वो 3000 पोर्ट पे रन कर रही है, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था कि एक नोट स्कीमा जो है वो प्रिपेयर किया था। अपना जो नोट एपीआई है, एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या चाहती है कि दो टाइप के दो डेटा वो चाहती है, ठीक है। फर्स्ट है टाइटल, सेकंड है टाइम कंटेंट, ठीक है, और थर्ड है टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो टाइटल मैं क्या चाहता हूँ कि टाइटल स्ट्रिंग होना चाहिए और टाइटल जो है वो यूनिक होना चाहिए, और कंटेंट जो है वो मेरा स्ट्रिंग होना चाहिए, और टाइम स्टैम्प मैंने टू कर दिया कि जब भी अपडेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हर बार डीबी में जाके सेव होना चाहिए उसका टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो स्कीमा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मोंगूज और स्कीमा के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पास करना होगा, ठीक है। और ये जो नोट स्कीमा जो है वो मेरा एक मॉडल की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमने इसको मोंगूज और मॉडल के अंदर हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया था, कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। इस कंट्रोलर में हमने चार पांच एपीआई बनाई थी। फर्स्ट थी क्रिएट नोट की, ठीक है। सेकंड थी फाइंड ऑल नोट की, थर्ड थी फाइंड नोट की, फोर्थ थी अपडेट नोट की, और उसके बाद डिलीट नोट की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो भी ऑपरेशन हम कर रहे थे वो जो नोट नाम का जो मॉडल था उस पर कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर इसको भी रिक्वायर किया है, ठीक है। और जब सर्वर डॉट जेएस में जाके देखते हैं कि स्लैश क्रिएट पे हम कंट्रोलर डॉट क्रिएट नोट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को पास कर रहे हैं कंट्रोलर के अंदर। तो इस तरह से हमने रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को पास किया क्रिएट एपीआई के लिए, और क्रिएट के लिए हमने डॉट सेव मेथड का यूज़ किया था, ठीक है। और फिर चलते हैं, हमने गेट ऑल नोट्स के लिए हमने फाइंड ऑल नोट्स की जो एपीआई कंट्रोल के अंदर बनाई थी, जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास किया था, उस पर हम गए। यहाँ पर नोट डॉट फाइंड ये एपीआई हमने यूज़ करी थी, इससे हमारे सारे जो नोट्स हैं वो आ गए थे। उसके बाद डेट डॉट देन और डॉट कैश स्टोर सिर्फ इसको रिजोल्व करने के लिए किया था कि क्या डेटा आता है, उसके बेसिस पे हमने रेस्पॉन्स जो है वो सेंड किया था। तो इसी तरह से फाइंड नोट बाय आईडी के लिए हमने फाइंड नोट यूज़ किया था, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स यहाँ पर भी हमने पास किया था। यहाँ पर हमने एपीआई यूज़ करी थी नोट डॉट फाइंड बाय आईडी, क्योंकि आईडी के बेसिस पे हम कुछ डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं डीबी से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, अपडेट एपीआई बनाई थी। अपडेट एपीआई के लिए हमने क्या किया था कि एक फिल्टर यूज़ किया था। फिल्टर हमने किस पे लगाया था, टाइटल पे, ठीक है। मान लीजिए मेरा कोई टाइटल है हेलो वन, ठीक है। तो मैंने एक बार हेलो वन से जो भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं डीबी के अंदर, वो उसके उसके ऊपर मैंने क्या अपडेट एपीआई बनाई थी। अपडेट मैंने कैसे किया था, फाइंड वन एंड अपडेट, और अपडेट किस पे चल रहा है, जो भी फिल्टर क्या है मेरा टाइटल, ठीक है। उसके बाद जो भी न्यू डेटा जो है मेरा कहाँ से आ रहा है, न्यू डेटा जो है वो मेरा एचटीटीपी रिक्वेस्ट में यूजर से आ रहा है, ठीक है। और इसको मैंने अपसर्ट ट्रू किया, अपसर्ट का मतलब था इंसर्ट प्लस अपडेट, ठीक है। और उसके बाद मैंने डॉट देन और डॉट केच से इसको जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है, जो भी प्रॉमिस रिजोल्व हो रहा है, उसको मैंने रिजोल्व किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर डिलीट की एपीआई। डिलीट में हम क्या कर रहे हैं कि आईडी के बेसिस पे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट नोट, फिर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को मैंने पास किया है कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद नोट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। तो आईडी के बेसिस पे हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है क्रूड ऑपरेशन किए हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस, मोंगूज और बॉडी पार्सर की हेल्प से आप क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।